आज हम सीखेंगे कि अच्छा प्राइस क्या होता है। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब किसी भी एसेट में, इट कैन बी शेयर, इट कैन बी डिवेंचर, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी गोल्ड, वॉट एवर इट इज, जिसमें भी हम इन्वेस्ट करें, पहले ही तो वो एसेट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि गलत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड ही नहीं है वो, कहते हैं ना तांबा निकल गया या कुछ निकल गया तो दिक्कत है। तो आपको अच्छे गोल्ड की पहचान होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उसका एक अच्छे प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी दिक्कत है, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो मिलना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है। तो सही एसेट में सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। इसलिए आज हम सीखेंगे अच्छा प्राइस क्या होता है। कल हमने अच्छे स्टॉक के डेफिनेशन में थोड़ा सा, मैं एक लाइन में ही बताऊंगा। मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम अच्छा स्टॉक देखते हैं तो हम उसकी मार्केट कैप देखते हैं, हम उसका आरओसी आरओई देखते हैं, हम उसमें प्रमोटर्स की और टीआईआईज एफआईआईज की होल्डिंग देखते हैं, हम उसमें होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, हम उसमें डेट देखते हैं, हम उसमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखते हैं, हम उसमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखते हैं, और हम उसमें कैश फ्लो में ग्रोथ देखते हैं। अगर ये चीजें हमें दिखती हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये स्टॉक सही है या नहीं है। ये एक बेसिक कहते हैं बेसिक स्क्रीनिंग है किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने का। लेकिन जब हमने बेसिक स्क्रीनिंग किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको परचेज कर लेंगे। उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं। ये कहे 7,000 स्टॉक में से 70 स्टॉक, 7 स्टॉक, 20 स्टॉक, 25 स्टॉक को सेलेक्ट करने का एक तरीका है। अब उसमें से कौन से का खरीदना है, जब हम कहीं पिन डाउन करेंगे जहां जाके, वो हमें 5-6 क्लासेस लगेंगे तो हम सीख पाएंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अच्छा प्राइस क्या होता है किसी भी स्टॉक का। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप मेरे स्क्रीन को देखेंगे ध्यान से। और ये मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, screener.in, इसके थ्रू हमने यूज किया था। यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन सिखाऊंगा। उस फंक्शन को सीख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम स्क्रीन से, यहाँ देखिए इस वेबसाइट पे स्क्रीन्स नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं जब, अब अगर मैं केवल यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन करूं, देखिए क्रिएट न्यू स्क्रीन, और मैं यहाँ लिख दूं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन, मान लीजिए 1। तो ये फिगर्स करोड़ में होती है, ध्यान रखिए ये फिगर्स करोड़ में होती है। यानी हमारे पास वो सारी कंपनियां आ जाएंगी जिसकी 1 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 4,505 कंपनियां आपको दिख रही हैं जो इंडिया में लिस्टेड है, और जिनका मार्केट कैप जो है वो आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। यानी 1 करोड़ से कम वाली कंपनियां और भी होंगी। इसे मैंने कल आपसे कहा था कि 7 करोड़ के आसपास, सॉरी 7,000 के आसपास टोटल कंपनियां। आपको बेसिक सिलेक्शन करते समय आप इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। सपोज आपको कुछ कंपनियों की लिस्ट बनानी है, आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मान लीजिए मैं कहता हूं 20, एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग, ठीक है, सपोज प्रोमोटर्स होल्डिंग ग्रेटर देन, मैं लेता हूं सपोज मान लीजिए 50%, मुझे वो वाली कंपनी चाहिए। एंड, और मैं ले लेता हूं एंड डेट इक्विटी, डेट इक्विटी लेस देन, लेस देन 0.2। सपोज कि 20% से कम वाली जो डेट वाली कंपनियां हैं मुझे वो चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं अपनी स्क्रीनिंग करना चाहता हूं। अब मैं जैसे ही मैं स्क्रीन को रन करूंगा, मेरे पास 370 कंपनी, अभी आपने देखा था 7-4 हजार कुछ कंपनियां आई थी, अब मेरे पास 370 कंपनियां स्क्रीन होके आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी के थ्रू आपको सेलेक्ट कर लेना है, बट कैसे अपना जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका पॉपुलेशन है, उसमें से सेलेक्टेड सैंपल्स को निकालना है जिससे कि आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सके। उसका एक तरीका है, आपने जो चीजें कल पढ़ी हैं, जो चीजें कल सीखी हैं, उसको आप स्क्रीनिंग फंक्शन के थ्रू, अब जब ये सारी कंपनियां आ गई, सपोज मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप करना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है, मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा।
अब जैसे ही क्लिक किया, हुआ क्या, जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली है वो ऊपर आएगी, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, यानी लार्ज कैप सबसे ऊपर आएगा, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर माइक्रो कैप, जो कल मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको मार्केट प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहूं तो वो कर सकता हूं। अगर मैं इसको पी के बेसिस पे या आरओई के बेसिस पे करना चाहूं, जिसका आरओई सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए, तो इस तरह से मैं इसको ये सारे फंक्शंस को यूज कर सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां ये बेसिक डेटा अवेलेबल होते हैं, और आप लोगों को ये प्रॉपर यूज करना चाहिए। दूसरा, कल मेरे पास एक और मैसेज आया था सेशन के बाद कि सर जब हमने लॉग इन किया, सपोज देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूं तो मेरे स्क्रीन पे आपको इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे पास कि सर हमने लॉगिन किया तो वहां पे इतनी चीजें नहीं है, हमारे में कम चीजें हैं। ये आपको एक बार जाकर सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे एडिट रेशियो है, इस एडिट रेशियो में जाइए और जो चीजें आपको चाहिए, जिसकी स्टडी करनी है, वो यहाँ से आप टिक कर लीजिए। देखिए मैंने कुछ चीजों को टिक कर रखा है, तो मैंने मोस्ट यूज में या एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, बैलेंस शीट से जाके, कैश फ्लो से जाके, जो चीजें मेरे काम की हैं, जो मुझे स्टडी के लिए चाहिए, उन चीजों को मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज मैं बुक वैल्यू 10 ईयर बैक मुझे चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाके सेव क्योंकि रेशियो कर दूंगा। अब वो मेरे स्क्रीन पे वो चीज भी बुक वैल्यू 10 ईयर बैक भी आने लगेगी। एंड दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज, एक बार मैंने कर लिया तो वो सेव हो जाएगी, दूसरी बार मुझे करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से आपको जो भी डेटा चाहिए, जिस जो आपने सीखा है या आपका हो सकता है आपके पहले से भी कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर आपको चाहिए कि मैं हर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जानना चाहता हूं, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप उन चीजों को अपने स्क्रीन पे एक बार सेटअप कर सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास जो हमने कल किया था, उससे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब मैं आपको शिफ्ट करने जा रहा हूं कि जी अच्छा स्टॉक तो आपने सीख लिया क्या होता है। अब एक स्टॉक का अच्छा प्राइस क्या होता है उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम तीन तरह से सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो आज हम सीखेंगे वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। चाहे अगर आपके पास नोटपैड पेन है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, देखिए किसी भी चीज का प्राइस इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कमाता कितना है। अगर कोई ऐसी चीज है, क्यों गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में लैंड ज्यादा है, महंगा है एज कंपेयर टू किसी गांव में, क्योंकि गांव की एक लैंड होगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक साल में 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का अनाज पैदा होगा। लेकिन वही लैंड अगर दिल्ली में होती है, बेंगलोर में होती है, गुड़गांव में होती है, तो उसमें हर महीने 1 लाख रुपए रेंट आता है। दैट इज द रीजन कि गुड़गांव के लैंड या बेंगलोर के लैंड या हैदराबाद के लैंड में तो कितना कमाती है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। प्राइस अर्निंग, अर्निंग अर्निंग के बेसिस पे उसका प्राइस क्या है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, सपोज ये मेरे पास एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैं प्रॉफिट एंड लॉस, मैं फिर बता रहा हूं, इसके लिए आपको कॉमर्स का होना या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल, किसी भी आप स्ट्रीम के हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, आपको प्रॉफिट तो समझ में आता होगा सबको, क्या जी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, दिख रहा है प्रॉफिट, ये कंपनी का प्रॉफिट है। यानी ये जो कंपनी का प्रॉफिट है 10,000 दिख रहा है कंपनी का प्रॉफिट, इस कंपनी के प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो ये एक वैल्यू आती है ईपीएस, यानी हर शेयर पे कितना कमाया। इसे कहते हैं हर शेयर पे कितना कमाया, उसे कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। जितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना था, 10,322, 10,322, 10,322 करोड़ में फिगर्स है, ये सारी फिगर्स करोड़ में है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर देखेंगे। तो इसको 10,322 करोड़ को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि हर शेयर पे कंपनी ने 43 रुपए 92 पैसे, 43 रुपीज एंड 92 पैसे की कमाई की है। अर्निंग ऑफ द कंपनी ऑन ईच शेयर इज 43 रुपीज एंड 92 पैसे। अब आज में ये तो होगी कंपनी की ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कंपनी की अर्निंग हो गई, ठीक है। अब प्राइस कितना है, कंपनी के शेयर का प्राइस है 2469, 2469, ये कंपनी का प्राइस है। अगर मैं इस प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर दूं, ईपीएस से डिवाइड कर दूं, 2469 डिवाइड बाय 43 जो भी वहां पे रुपीस था उससे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आता है पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब कि
अगर इस कंपनी में 1 रुपए कमाना है तो आपको 56 रुपए लगाने पड़ेंगे। इस कंपनी में आपको 1 रुपए कमाना है तो आपको 56 रुपए लगाने पड़ेंगे, यानी इस कंपनी की 1 रुपए की कमाई जो हो रही है वो हर 56 रुपए पे है, हर 56 रुपए पे 1 रुपए की कमाई है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां लिखता हूं टीसीएस, सपोज अब मैंने टीसीएस डाला तो यहां पर देखा मैंने ठीक वही हुआ होगा, यहाँ का जो प्राइस है और नीचे जो ईपीएस होगा उससे मैंने डिवाइड किया तो यहां पर निकल कर आता है P31, यानी हर 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे केवल 31 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब बताइए दोनों में से कौन सा सस्ता है? अगर आप एचयूएल में लगाते हैं 1 रुपए कमाना है तो आपको वहां 56 रुपए लगाने पड़ेंगे, और टीसीएस में 1 रुपए कमाना है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट, टीसीएस का जो प्रॉफिट हर 1 रुपए के प्रॉफिट पे वहां पे 31 रुपए लगाने पड़ रहे हैं आज के टाइम। तो कौन सा सस्ता है जल्दी बताइए कोई, एनी वन ऑफ यू? टीसीएस में 31 रुपए लगा के 1 रुपए कमा सकते हैं और एचयूएल में 56 रुपए लगा के 1 रुपए कमा सकते हैं, कौन सा सस्ता होगा? नो डाउट सर टीसीएस बेटर है। टीसीएस सस्ता होगा, सिंपल सा है कि जिसका पी कम होगा वो सस्ता होता है, उसको हम सस्ता मानते हैं। जिस भी कंपनी का पी कम होगा, मैं फिर बता रहा हूं इसका मतलब ये दीज आर फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि आपका जिसका पी कम है उसी को आपने खरीद लिया, मैं केवल आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको यहां से हमने ये सीखा कि जिस कंपनी का पी सस्ता होता है वो कंपनी सस्ती है, और जिसका पी बड़ा होता है वो कंपनी महंगी है। ये चीज आपको पहले तो दिमाग में रखना। जनरली हम क्या करते हैं एज ए लेमैन, हम देखते हैं कोई शेयर 10 रुपए का है तो हम कहते हैं वो सस्ता है, और कोई शेयर 20 रुपए का है तो हम कहते हैं महंगा। हम ऐसे देखते हैं 10 रुपए सस्ता 20 रुपए महंगा, या 10 रुपए सस्ता 1000 रुपए वाला महंगा। कहते हैं यार कोई सस्ता शेयर बताओ ना, मैं कहता हूँ ये अगर सपोज डाबर खरीद लो 500 का है, कोई कहता नहीं यार कोई सस्ता बताओ ना, फिर मैं कोई 50 रुपए बताऊंगा, कहेगा हाँ हाँ। नहीं जी, ये उसी तरह है, मैंने आपको 50 का तो बता दिया लेकिन मैंने आपको 100 गज जमीन दे दी, लेकिन 500 में मैंने आपको 1 बीघा जमीन दी थी। 500 में मैंने आपको 1 बीघा जमीन दी थी और 50 में मैंने आपको 100 गज जमीन दे दी। आपने कहा हाँ 50 सस्ता है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उस 50 रुपए में आपको मिला क्या है, या वो 500 में आपको मिला क्या है। तो आप ये नहीं देखें कि 50 वाला सस्ता है 500 वाला महंगा है, नहीं। 50 रुपए में 100 गज जमीन, और 500 रुपए में 1 बीघा जमीन, तो नो डाउट वो 1 बीघा जमीन बहुत सस्ती हुई। इसीलिए आपको वैल्यू नहीं देखनी है। जैसे अभी आपने देखा टीसीएस आपका 3861 का है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 2469 का है, केवल 2400 रुपए का है, वो 36, 37, 3800 रुपए का है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर महंगा है और टीसीएस आपका सस्ता है, बिकॉज यहां का जो पी है वो छोटा है टीसीएस का एज कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एक तो आपको पी को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, कभी भी शेयर खरीदते समय इस चीज को देखना। लेकिन अब बात आते हैं कि सर सिंपली जिसका पी कम है उसको हम खरीद रहे हैं, नहीं। आपको जब पी देख रहे हैं तो पी को देखते समय जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको ये देखना होगा कमाता कितना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज एक एयर होस्टेस होती है या एक पायलट होता है, वो कमाते ज्यादा है एज कंपेयर टू एक टीचर। एक टीचर की नौकरी रखती है तो 40,000 50,000 की नौकरी रखती है, लेकिन एक एयर होस्टेस जो केवल 12वीं पास होती है या शायद कोई एक डिप्लोमा कर लेती है, उसकी उसकी नौकरी जो है 80,000 की लगती है। लेकिन आपको यह पता होगा कि जो टीचर है अगर उसकी जॉब लग गई तो 33 साल तक कमाएगा, 35 साल तक कमाएगा, 30 साल तक कमाएगा। लेकिन एक एयर होस्टेस की जॉब लग गई तो वो 15 साल 10 साल उसकी लाइफ होती है। एक उसी तरह अगर एक इंजीनियर है उसकी जॉब लगती है और एक डॉक्टर की जॉब लगती है, इंजीनियर की पहली जॉब हो सकती है ज्यादा पैसे मिले एज कंपेयर टू डॉक्टर, लेकिन इंजीनियर की जो अर्निंग लाइफ होगी वो 10 12 15 20 साल, डिपेंडिंग, अगर ग्रोथ नहीं कर पाया तो उसके बाद तो लोग छोड़ देते, कहते हैं जी हम अपने स्टार्टअप में जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, नहीं कर पाते हैं, या बहुत करेगा 30 साल। लेकिन डॉक्टर की जो लाइफ है वो जब तक है तब तक वो अर्न करता है। तो अर्निंग को पी पी और को जब हम देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम पी को कंपेयर कर रहे हैं तो हम इंजीनियर की अर्निंग को डॉक्टर की अर्निंग से कभी कंपेयर ना करें, हम टीचर की अर्निंग को एयर होस्टेस की अर्निंग से कभी कंपेयर ना करें। हमें कंपेयर करना है डॉक्टर की अर्निंग को डॉक्टर की अर्निंग से।
एयर होस्टेस की अर्निंग को एयर होस्टेस की अर्निंग से, इंजीनियर की अर्निंग को इंजीनियर की अर्निंग से, तभी आप सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। यानी अगर आप पी देख रहे हैं, तो अगर आपको पी देखना है एचयूएल का, तो आप उसे नेस्ले से कंपेयर करें, डाबर से कंपेयर करें, आईटीसी से कंपेयर करें। अगर आपको मारुति का देखना है, तो आप उसे आइसर मोटर से कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो हीरो मोटोकॉर्प से साथ कंपेयर कर सकते हैं, एमएमएम से कंपेयर कर सकते हैं। टीसीएस को कंपेयर करना है तो आप इन्फोसिस से कंपेयर करिए, विप्रो से कंपेयर करिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप टीसीएस को मारुति से कंपेयर करेंगे और मारुति को एचयूएल से कंपेयर करेंगे, तो आप कभी सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। और मैं आपके लैंग्वेज में जाके बताता हूं कि अगर आपके स्कूल में दो बच्चा है, एक क्लास 6 में पढ़ता है या 5th में पढ़ता है, उसके यूटी में 30 में से 30 आए, और एक 12th के साइंस में पढ़ता है, उसके 30 में से 28 आए, और 28 वाले को आपने डांट दिया, देखो वो 30 रहा है, तुम 28 लाए हो, तो एक्चुअल में आपने जस्टिस नहीं किया। आपको पता होना चाहिए वो छोटे बच्चे हैं, उनके पेपर इजी होते हैं, उनको टीचर मार्क्स देते हैं, यहाँ फिजिक्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है बच्चे, तो आपको इन चीजों को समझना होता है। आप उनको कंपेयर, या सिंपली अगर आप एवरेज स्कूल के मार्क्स देख रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स, मैं नाम लूंगा तो हो सकता है कोई टीचर जुड़ा हो, तो मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एवरेज जो है, और आप उसको उसको आप फिजिक्स के एवरेज से, अकाउंट्स के एवरेज से कंपेयर करने लगे, और फिर कहें देखो उनका एवरेज कैसा है, आपका एवरेज कैसा है, तो कई बार हम सही कंक्लूजन्स नहीं निकालते हैं। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। तभी तो एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी पी देख रहे हैं, तो पी आपको सेम सेक्टर का देखना है। जैसे मैं आपके पास स्क्रीन पे जा रहा हूं दोबारा, सपोज मेरे पास ये स्क्रीन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मैं यहां पे जाता हूं, नीचे जाता हूं, तो यहां पे मुझे पीयर कंपैरिजन दिख रहा है, यहां पे मुझे एफएमसीजी दिख रहा है। मैं इस एफएमसीजी को क्लिक करता हूं, तो मेरे पास इंडिया के सारी एफएमसीजी कंपनी आ जाती हैं। तो मैं देखता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई जो है वो 56 है, नेस्ले का 82 है, वरुण बेवरेज का 81 है, ब्रिटानिया का 55 है। तो मैं केवल 4 को अभी फिलहाल दिखा रहा हूं आपको, करिए चलो 6 तक चले जाते हैं, डाबर का। तो मैं यहां पे देख के कहता, एज कंपेयर टू ऑल दीज 6, द डाबर इज द चीपेस्ट, and and the Nestle is the costliest। तो ये तो मुझे कंपेयर करना चाहिए, इस तरह के मुझे कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आज अगर मुझे खरीदने के सोचना है तो मैं डाबर को देखूं, ऐसा ना हो कि मैं नेस्ले को देख लूं, नेस्ले क्योंकि बहुत महंगा दिख रहा है। तो क्या ये बात मैं समझा पाया आप लोगों को कि पी क्या होता है, और पी को हमें कैसे देखना चाहिए? अपने सेक्टर में ही देखना चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके पी को देखेंगे तो हम सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने ये कह दिया कि जिसका पी कम दिख रहा है अपने सेक्टर में वो सस्ता है, तो क्या हम उसको ले लें? ऐसा भी नहीं। और जिसका पी महंगा है हम उसको ना लें, ऐसा भी नहीं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने डाबर को, कॉलगेट को, एचयूएल को, नेस्ले को कंपेयर किया, तो आपने देखा नेस्ले का पी 82 है और बाकी का 50-60 के आसपास है, तो नेस्ले आपको सबसे महंगा दिख रहा है। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, भाई कुछ भी करो नेस्ले तो नहीं लेना, नेस्ले तो महंगा है। ये कंक्लूजन सिंपल से दिखेगी, बाकी सब 50, 60, 52, 55 पे हैं, और नेस्ले जो है 82 पे है। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि भाई नेस्ले नहीं लेना, वो की सबसे महंगा है। लेकिन फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है। वो कंसेप्ट क्या है? आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में सपोज 20 लाख रुपए बिस्से का प्लॉट मिलता है, या 20 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट मिलता है करीब उस। लेकिन उसी कॉलोनी में एक कॉर्नर वाला प्लॉट जो होता है एंट्री के पास, आपके पता चलता है कि गार्डन फेसिंग, उसका जो कॉस्ट होती है वो हमेशा बाकी प्लॉट से ज्यादा होता है, बाकी प्लॉट से ज्यादा होता है। तो आज अगर सबका 20 है तो पक्का 25 होगा, वो 25 होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ये जो 20 वाले हैं वो 30 हो जाएंगे, तो जो 25 वाला है वो हो सकता है 50 हो जाए, या हो सकता है वो 40 हो जाए। यानी वो जो कॉर्नर फेसिंग, कॉर्नर वाला प्लॉट होगा, ईस्ट फेसिंग प्लॉट होगा, एंट्री पे होगा, कहीं ऐसा लोकेशन होगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला प्लॉट किसी भी कॉर्नर, तो वो हमेशा एज कंपेयर टू द एवरेज रेट ऑफ दैट कॉलोनी वो हमेशा। तो अब जब जैसे ही आपने यहाँ पे नेस्ले को
नेस्ले को कहा कि नहीं जी ये तो महंगा है एज कम्पेयर टू बाकी, बाकी आपको 55 56 51 60 के पी पे दिख रहे थे, नेस्ले अचानक ज्यादा दिख रहा था। तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ये नेस्ले कॉर्नर वाला प्लॉट तो नहीं है, क्या नेस्ले के अंदर कोई ऐसी खूबी तो नहीं है कि ये हमेशा महंगा ही रहता है, ये एज कंपेयर टू बाकियों से ये हमेशा महंगा होता है, क्या ये वाली सिचुएशन तो नहीं है। उसको देखने के लिए आपको नेस्ले के पास्ट 10 सालों का, 15 सालों का, 5 सालों का पीई देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है एज कंपेयर टू, कि भाई एचयूएल का पास्ट 10 सालों का पीई क्या है और नेस्ले का पास्ट 10 सालों का पीई क्या है। अगर उसमें कहीं डिफरेंस है, अगर एचयूएल का पीई 10 सालों का 50 है और नेस्ले का 80 है, तो यानी नेस्ले तो हमेशा ही महंगा रहता है भाई, ये तो महंगा ही मिलेगा, ये सस्ते में नहीं मिल सकता। ये कॉर्नर वाला प्लॉट है, इसको अगर हम सोचेंगे कि नेस्ले से सस्ता एचयूएल से सस्ते में कभी मिले तो चांसेस नहीं है, उसको लेना मुश्किल है। उसको कैसे देखते हैं, चलते हैं इस बात को समझते हैं। क्या करेंगे, जाएंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे नेस्ले, ये मैंने नेस्ले लिखा आपके सामने, मैं इसके स्क्रीन पे गया, मैंने इसका पूरे लाइफ का चार्ट लगा दिया या 10 साल का चार्ट लगा दिया पहले, सो दैट कि मैं 10 साल की सिचुएशन समझ सकूं। अब जैसे ही मैंने ये 10 साल का चार्ट लगाया, मैं जाऊंगा इसके पी पे, यहाँ पे देखिए ये प्राइस है, अभी मैं जा रहा हूं यहाँ पे पी पे। अब जब मैं पी पे देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि 10 साल का जो मीडियन है ये 69-70 के, यानी 70 के पी के आसपास ये जनरली मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जनरली जिसका इसका मीडियन पी है वो 70 है, यानी इसका जो जो रेट चलता आ रहा है वो 70 के आसपास है। अगर 70 के आसपास मिले या 70 से नीचे मिले तो सस्ता है, और 70 के ऊपर जब चला जाता है 80 हो गया तो महंगा है। अब मैं जाता हूं यहीं पर, यही यही कैलकुलेशन मैं करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर से। जब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखता हूं, सेम कैलकुलेशन में करता हूं, 10 साल का मैं उसका चार्ट लगाता हूं, उसका भी पी लगाता हूं, तो मुझे पता चलता है नहीं ये तो 60 है। तो 60 60 वाला, और ये मिल रहा है आज के टाइम पे, ये मिल रहा है कितने में, 56 में। नाउ अब 60 वाली जो चीज जो जनरली 60 में मिलती थी वो 56 में मिल रही है, लेकिन नेस्ले जो है जनरली 70 में मिलता था वो 82 में मिल रहा है, 82 में मिल रहा है। अब मुझे कंक्लूजन में निकाल पाऊंगा कि नो डाउट नेस्ले मुझे महंगा दिख रहा था, लेकिन वो सचमुच में महंगा है, क्योंकि वो 82 है, 70 वाली चीज 82 है, और एचयूएल जो है वो 60 वाली चीज 56 में है। ये उसी तरह है जैसे आप टमाटर प्याज खरीदने जाते हैं, आपको पता है आलू प्याज टमाटर जनरली 25 30 40 रुपए किलो मिलते हैं, तो जब 25 30 40 रुपए किलो मिलते हैं तो हम ले लेते हैं, लेकिन अचानक अगर टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है तो उस समय हम अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं जी बिना टमाटर की सब्जी भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं जब टमाटर का रेट ठीक आ जाएगा तब खाना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अगर आप जाते हैं भैया 2 किलो टमाटर 5 किलो और ले लेते हैं, उसके बाद जो भी सब्जियां, तो जनरली महीने के लास्ट में आपकी सैलरी कम पड़ जाती है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो महीने के लास्ट में आपकी सैलरी कम, क्या जरूरत है, अगर आपने पूरे नवरात्र बिना प्याज के खाना खाया जा सकता है, तो जब प्याज आपके 100 रुपए किलो हो गए तो मान लो नवरात्र चल रहा है 10 दिन और मत खाओ। अगर आप इस तरह से काम करते हैं ना तो समझ लीजिए कि आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसे लोगों को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तभी आती है जब हम बिना सोचे समझे अपनी बाइंग हैबिट्स को रखते हैं। तो सेम वे स्टॉक को मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्टॉक को वैल्यू करना है तो आप उसका पी देखेंगे, पी देखने के बाद पी को उनके पीयर्स से कंपेयर करेंगे, पी को उनके पास्ट से कंपेयर करेंगे। अगर आज मुझे कोई कहे कि नेस्ले और एचयूएल में से कौन सा खरीदना है, तो मैं कहूंगा नेस्ले को नहीं खरीदना। नो डाउट नेस्ले नो डाउट प्रीमियम पे मिलेगा, मैं नहीं कह रहा कि कभी एचयूएल से सस्ता मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे दिख गया कि नेस्ले जो है वो हमेशा प्रीमियम वाला प्लॉट है, लेकिन प्रीमियम में भी वो 70 के पी पे ट्रेड होता है, और आज वो 82 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं वेट करूंगा जब वो कभी 70 के पी पे आएगा, एक आध साल 2 साल बाद, तब मैं सोचूंगा। लेकिन एचयूएल जो है वो जो है जनरली 60 के पी पे 70 के पी पे ट्रेड होता है, और आज वो 56 के पी पे ट्रेड हो रहा है या 60 पे होता है, 56 पे होता है। तो आई कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू एचयूएल एंड नॉट थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू सर नेस्ले। सर ये चार्ट पीई कैसे देख लो चार्ट पे?
राजकुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। राजकुमार जी, आप नेटवर्क से शायद बाहर हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि जब मैं आप लोगों से बोलूं बोलने के लिए तब आप बोलेंगे तो मुझे मैं मेरा रिदम ठीक रहेगा सर। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन में जरूर पूछता हूँ, हर कंसेप्ट के बाद मैं आपसे आपका क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। हर कंसेप्ट के बाद लूंगा, नॉट ओनली एट द एंड, आफ्टर एवरी कंसेप्ट आई विल टेक योर क्वेश्चन। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर चार्ट पे पीई रेशो कैसे देख रहे हो चार्ट पे? सर मैं प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन के लिए तब आप पूछें तो। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। नौ, डाबर देखते हैं, चलिए अब डाबर को देखते हैं। अब डाबर मुझे दिख रहा है 55 के पी पे। तो पहली बात, क्या ये अपने पीएस में महंगा तो नहीं है? जो एफएमसीजी कंपनियां किस पी पे मिलती हैं, मुझे यहां में गया तो मुझे पता चल गया जी पी एफएमसीजी कंपनियां 50 के पी के आसपास, 50-60 पे है, तो डाबर यानी बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि कहीं डाबर को, मुझे डाबर जनरली किस पी पे ट्रेड होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 साल पे गया, जाने के बाद मैंने यहाँ पे पी को क्लिक किया। आई थिंक राजकुमार जी के क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा इसी से। और मैंने देखा कि डाबर जो है जनरली जो है 49 के पी पे ट्रेड होता है। एवरेज जो इसका 10 साल का दिख रहा है, चलो मैं इसके लाइफ टाइम का ले लेता हूं, जो मेरे पास डेटा है उससे मैं देखता हूं कि कितने पे ट्रेड होता है। तो यहां से भी देखता हूं तो 40 पे ट्रेड होता है। और 40 पे ट्रेड होने वाली चीज आज मुझे 55 पे मिल रही है, तो मैं कहूंगा नहीं यार, वेट करते हैं, जब 40 के आसपास आएगा तो मैं इसको देखूंगा, तब सोचूंगा कि हाँ इसमें, कभी ये नहीं कि मैं खरीद लूंगा, तो वो मेरी बाइंग रेंज में आएगा, तब मैं देखूंगा क्या करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल अवॉइड करना है। तो आई होप राजकुमार जी के क्वेश्चन का आंसर इससे हो गया होगा। तो पी क्या होता है, पी को कैसे देखते हैं, कैसे हम पीयर्स पे कंपेयर करते हैं, और कैसे हम पास से कंपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे आपको किसी बच्चे के मार्क्स देखने हैं, तो दो तरह से कंपेयर करेंगे तो आप सही कंक्लूजन निकाल पाएंगे। पहला, कि उसी क्लास में बाकी बच्चों के मार्क्स कैसे आए। अगर किसी बच्चे के आप फिजिक्स के मार्क्स देख रहे हैं और उसके 30 में से यूटी में 20 आए हैं और आप उसे डांटना शुरू कर दे, तो नहीं, पहले आप देखें बाकी बच्चों के मार्क्स क्या है। अगर पूरी क्लास में ही 17, 18, 19, 20 आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर में प्रॉब्लम थी, या पेपर के, आई होप बहुत सारे आप लोग प्रिंसिपल्स हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा इस बात का। तो ऐसा नहीं कि 20 आते ही आपने बच्चों को कह दिया नहीं बच्चा तो गलत है। तो आपको पहले तो उसको पीयर्स में देखना है, फिर क्या देखना है, उस बच्चे का पास्ट देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग टीचर हैं, इसलिए मैं टीचर के नाम, हो सकता है कि वो बच्चा जो है हमेशा 12, 15, 18 नंबर लाने वाला बच्चा है और इस बार 20 ले आया, तो ये तो बहुत अच्छा कर दिया उसने, बहुत अच्छा कर दिया। तो आपको कहना है बेटा तूने इस बार बहुत इंप्रूव किया है और अच्छा कर सकता है, यानी। और ऑन द अदर हैंड वही बच्चा जो हमेशा 28, 29 लाता था और वो 20 लाया, तो आप कहोगे बेटा क्या गलती होगी, इसको थोड़ा ध्यान दो। तो आपको हमेशा कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले आपको पीयर्स एंड पास्ट में कंपेयर करना है, तभी आप सही वैल्यूएशन कर पाएंगे कि जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं वो सही रेट पे खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। अगर आपने केवल प्राइस को देखा है, यानी केवल मार्क्स को देख लिया बच्चे का, किस बच्चे कितने मार्क्स आए हैं, और उसके बेसिस पे आपने दे दिया कि बच्चा खराब या बच्चा अच्छा, तो आप सही कंक्लूजन नहीं कर रहे। सेम वे शेयर के केस में आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि शेयर कितने का है। वो एमआरएफ का शेयर है, 1.5 लाख का शेयर है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1.5 लाख के शेयर की अर्निंग कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं, या अब किसी का क्वेश्चन हो पी से रिलेटेड तो मैं दे सकता हूं, एनी वन ऑफ यू, किसी के मन में पी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं दे सकता हूं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर। यस सर, राहुल जी। हाँ सर, एक बार प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। सर पी होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, सिंपल सी बात है कि जी। आपको, आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, वो प्लॉट कितने का है और उस प्लॉट में हर साल रेंट कितना आएगा, तो रेंट हो गया आपकी अर्निंग और प्लॉट हो गया आपका प्राइस। अब उस प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो पी आ जाता है। तो सेम वे जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर का प्राइस डिवाइड बाय शेयर की अर्निंग। अब शेयर का प्राइस तो आपको पता है हर दिन मार्केट में चेंज होता रहता है, और अर्निंग जी। साल के लास्ट में जो पिछले साल की होगी, अगले साल का तो आपको पता नहीं पिछले साल कंपनी ने कितना कमाया था, उस टोटल कमाई को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का अर्निंग आ जाएगी। अब जो भी आज प्राइस है उसको ईपीएस से डिवाइड करें तो पी आ जाता है।
क्लियर है राहुल जी? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट वैल्यूएशन एनएल का। का बताएंगे हाँ जी सर। सर, एक बार आरवीएनएल का पी बताएंगे, वो शेयर सही रहेगा हमारे लिए या नहीं? सर फिर सर कल आई होप कल आपने ज्वाइन किया था आचार्य जी? जी सर। हाँ मैंने कल भी आई थिंक किसी को कहा था कि हम किसी स्टॉक पे देखिए, मैं एकेडमिशियन हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना। अब इसको आप अप्लाई करें और आप देखें कि आपको खरीदना नहीं खरीदना, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू गिव एनी रिकमेंडेशन। जी जी सर। प्लीज मुझे माफ आप करेंगे उसमें इस जो चीज को, मैं आपको नहीं सर, जो सिखाऊंगा। आप इसमें जो एग्जांपल्स दे रहे हैं उसमें एक बार आरवीएनएल का एग्जांपल देंगे तो हमें कुछ थोड़ा भी और कर अच्छे लेंगे, समझ में आ मैं फिर जाएगा। हाँ बता रहा सर, हूँ, मेरा ये काम केवल एग्जाम और केवल आपको सिखाना है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसे किसी भी शेयर में लगाइए, आपको सही लगता है खरीदिए, आपको नहीं लगता है मत खरीदिए, आपका काम है इस चीज को सीखना। सर, मैंने फिर खरीदने बताया, बेचने वाले नहीं सर, आप आरवीएनएल के थ्रू एक बार ये एग्जांपल समझाइए, पी रेशो आरवीएनएल के थ्रू प्लीज। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट सर, आगे बढ़ते हैं। आरवीएनएल का एग्जांपल दे के बता सकते हैं एक बार, उसका पी नहीं रेशो दिखा नहीं सकते हैं नहीं चार्ट नहीं पे, सर, नहीं सर, चार्ट पे। प्लीज प्लीज मुझे माफ करिए, जो प्लीज अदरवाइज सब लोग अपना अपना शेयर बोलना शुरू कर देंगे अगर मैं वो चीज को ले लूंगा तो। ठीक है राजकुमार जी प्लीज। ओके सर, थैंक यू एंड सॉरी आई हाँ नहीं नहीं सेड सर, कोई बात नहीं, आप एकदम अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगला क्या होगा। जैसे आपने आरबीएनएल बोला, किसी ने कोई और शेयर बोलेगा फिर, और मैं नहीं लूंगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। मैं आपको कुछ शेयर के थ्रू, जो जो शेयर के नाम सबने सुने हैं, डाबर, मारुति, एचयूएल, ये सब सबने सुने हैं, उनको केवल मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फिर भी इनमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए, ये वो शेयर है, वो कंपनियां जो सबने सुनी हुई है, इसलिए मैं इनको लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं नया कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, वो है पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू। नाउ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू के कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। सपोज आपके सामने एक कंपनी, मानो एचयूएल है, या आपका डाबर है, या सर ने कहा आरवीएनएल है, या कोई भी कंपनी, अगर आज उस कंपनी को बंद कर दे, आज कहते हैं जी क्लोज, क्लोज करने के बाद जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को बेच दे, बेचने के बाद जो पैसे आए उस पैसे से सारी लाइबिलिटीज को पे कर दे। यानी जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, टैक्स पेयर के टैक्स की लाइबिलिटी है, कोई सप्लायर्स की लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज का कोई सैलरी वगैरह का आउटस्टैंडिंग है, सब कुछ पे कर दे। उसके बाद जो पैसा बच जाए उस पैसे को हर शेयर होल्डर में डिवाइड करें तो एक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है, वो कंपनी चल रही है, कंपनी को आज क्लोज करते हैं। आज क्लोज करते हैं, जितने एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कुछ ना कुछ तो होगा, कंपनी चल रही है। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल चल रहा है, चलते हुए स्कूल को बंद किया, बंद करने के बाद लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जो कुछ है, तो कुछ स्टेशनरी पड़ी है, कुछ सब कुछ बेचा। बेचने के बाद जो लाइबिलिटी है वो वापस किया, करने के बाद जो पैसा हुआ उस पैसे को सारे ओनर्स में डिवाइड करें तो एक शेयर पे जो पैसा मिलेगा वो हो गया आपका बुक वैल्यू। सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वैसे फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज को हटा दो, उसको शेयर होल्डर नंबर से डिवाइड कर दो, तो एक शेयर की वैल्यू आती है, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। नाउ अब ये बुक वैल्यू का मतलब, जनरली आप देखेंगे तो शेयर्स जो है अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड होते हैं, बिकॉज बुक वैल्यू में तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी है। जैसे मारुति में आप जाएंगे तो मारुति की लैंड की वैल्यू जो होगी, मशीनरी की वैल्यू जो होगी, ट्रेडमार्क की वैल्यू जो होगी, स्टॉक की वैल्यू जो होगी, वो तो होगी। लेकिन मारुति की एक, मारुति का ब्रांड बन चुका है, मारुति एक काम कर रही है, उसकी वजह से बुक वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन लोग कहते हैं जी 12 दूंगा मैं, 15 दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस वर्किंग, उस कंपनी की वैल्यूएशन अलग होती है, एसेट्स की वैल्यूएशन अलग होती है। मैं बता रहा हूं, कंपनी की वैल्यूएशन अलग होती है, एसेट्स की वैल्यूएशन अलग होती है। नाउ अब कंपनी जनरली जो अच्छी कंपनी होती हैं वो अपने बुक वैल्यू को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम पे बेचती है। यानी बुक वैल्यू 10 रुपए है तो कंपनी 20 की होगी, 22 की होगी, 25 की होगी, 30 की होगी। और जो खराब कंपनी होती है वो जनरली जनरली जिनका डूबने उबने के चांसेस होते हैं, वो जो है अपने बुक वैल्यू से नीचे आ जाते हैं। कई बार तो कई बार आते हैं। अगर आप आज के केवल 2 साल पहले देखें तो जितनी गवर्नमेंट कंपनियां थी वो सारी की सारी अपने बुक वैल्यू के नीचे बिक रही थी।
दिखाता हूं मैं आपको कंसेप्ट, देखिए जरा। देखिए, ये मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट में जाता हूं पहले आपको समझाने के लिए। ये है कंपनी, कोई भी, सर ने कहा था, मैं ले रहा हूँ प्लीज। इसके बाद RVNL सर ने कहा था, मैं एक केवल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ प्लीज। RVNL मैंने ले लिया समझाने के लिए केवल आप लोगों को। और ये देखिए, ये इसकी बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, एसेट्स को अगर आप देखेंगे तो फिक्स एसेट्स है 3,0338 करोड़ के, यानी ये फिक्स एसेट मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बन रही होगी, अभी बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो 1 करोड़ की है। कुछ इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ के हैं, और अदर एसेट्स हैं इनके 18,000 करोड़ के, यानी टोटल इस कंपनी के पास 20,000 करोड़ की एसेट्स है। अब अगर लाइबिलिटीज साइड में देखते हैं तो इनके पास 5,981 करोड़ की बोरोइंग्स है, और 7,000 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है। टोटल 13,000 करोड़ की इनके ऊपर लाइबिलिटी है। टोटल एसेट्स कितनी है? 20,000 करोड़ की। लाइबिलिटी कितनी है इनके ऊपर? 12,900 कुछ करोड़ की, इनके 13,000 करोड़ की इनके ऊपर लाइबिलिटी है। नाउ 20,000 करोड़ की एसेट्स, 13,000 करोड़ की लाइबिलिटी, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, बच गया 7,000 करोड़। वो जनरली क्या हमेशा आपके इस इक्विटी और रिजर्व के इक्वल ही होगा। ये जो 7,800 करोड़ इसके इक्वल होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, एसेट्स लाइबिलिटी साइड में, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, आपको बता रहा हूं एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया। अब 20,000 करोड़, आप अपने घर पे सोचिए, आपके घर पे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कार, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, ये सब 20,000 करोड़ के हैं। लेकिन आपके पास कोई बैंक लोन वगैरह है जिससे आपने घर वर खरीद रखा था या किसी से ले रखा था, वो 12,000 करोड़ का है। अब 20,000 करोड़ की आपके एसेट्स, 12,000 करोड़ की आपकी लाइबिलिटीज, आज अगर सारी एसेट्स बेच दे तो आपके पास 7,000 करोड़ बच जाएंगे या 8,000 करोड़ बच जाएंगे। उसको आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उसमें डिवाइड करें, उसी तरह उसको आप जितने भी आपके शेयर हैं उसमें डिवाइड करें, तो हर शेयर की वैल्यू आएगी, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। जैसे RVNL के हर शेयर की वैल्यू है 37.90 रुपए, हर शेयर की वैल्यू है 37.9। ठीक है, और आज RVNL जो है 320 रुपए का है, यानी ये अपने बुक वैल्यू के कम से कम 8-9 गुने टाइम पे दे रहा है। कहीं यहाँ पे मैंने लिखा रखा होगा प्राइस टू बुक वैल्यू, देखिए आपको मेरे स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, प्राइस टू 8.45 टाइम्स पे है, यानी इसकी जो बुक वैल्यू है उसके ये 8.5 गुना पे मिल रहा है। चलिए जी, मैं आगे चलता हूं। मान लो कोई कंपनी ले लेता हूं, चलिए नेस्ले ही ले लेते हैं, नेस्ले लेते हैं। अगर मैं नेस्ले को देखूं इसी तरह से, तो अपने बुक वैल्यू के 83 गुने पे मिल रहा है, 83 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। अगर मैं मारुति को ले लूं तो ये अपने बुक वैल्यू के 4 टाइम्स पे मिल रहा है। नाउ नो डाउट बुक वैल्यू मतलब ये तो समझ में आता है यार, कुछ भी हो जाएगा ना, बेच बाज के सब कुछ करके इतने रुपए तो मिलेंगे, यानी 2,178 रुपए के आसपास कंपनी आज बंद भी कर देते हैं तो इसकी इतनी वैल्यू तो होती है। तो लेकिन ये उसके 4.5 गुने पे मिल रहा है। तो एक चीज है कि जितना शेयर अपने बुक वैल्यू के पास होता है उतना वो सस्ता है, और जितना उससे महंगा होगा, बुक वैल्यू के 10 गुना हो गया और महंगा हो गया, 20 गुना हो गया और महंगा हो गया, 25 गुना हो गया और महंगा हो गया, 70 गुना हो गया और महंगा हो गया, इस तरह से महंगा होता जाता है। तो बुक वैल्यू पे है, उससे कम पे है तो सस्ता है, और बुक वैल्यू से जितना ज्यादा होता गया वो उतना महंगा होता गया। ये चीज आपको पहली बात तो नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे वही कंसेप्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे कि जी मारुति जो है अपने बुक वैल्यू के 4 गुना पे है, और नेस्ले जो है अपने बुक वैल्यू के 80 गुना पे है, तो आप कह देंगे नेस्ले महंगा है, मारुति सस्ता है। तो ये कंक्लूजन गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑटो कंपनियां अपने बुक वैल्यू के कितने टाइम पे ट्रेड होती हैं, और FMCG कंपनियां अपने बुक वैल्यू के कितने टाइम पे ट्रेड होती हैं। ठीक है, आप कभी भी मारुति को नेस्ले से कंपेयर करेंगे तो आप सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं दोबारा जाता हूं स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूं। जब मैं यहां जा रहा हूं तो मैं शो करता हूं, मैंने देखा यहां पे ये कंपनी मैंने लगा रखी है मारुति। मैं जाता हूं नीचे और यहां पे मुझे मारुति, MMM, ठीक है, मरकरी, हिंदुस्तान मोटर्स ये दिख रहा है, और यहां पे मैं देखता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू।
तो दिखता है कि हाँ जी एमएमएम 3 टाइम्स पे है, मारुति 4 टाइम्स पे है। ठीक है, अगर मैं और ऑटोमोबाइल्स को थोड़ा और क्लिक कर देता हूँ, टाटा मोटर्स जो है वो 5 टाइम पे है। यानी जो ऑटो कंपनियां हैं वो 3-4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे ट्रेड होती दिख रही हैं। तो मुझे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं कह सकता हूं मारुति इज चीपर देन टाटा मोटर्स एंड एमएमएम इज चीपर देन इवन मारुति। ये मैं कर सकता हूं, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, यहां से मेरे को एक और। लेकिन मैं अगर इसको नेस्ले से कंपेयर करूंगा तो मैं कभी सही कंक्लूजन नहीं निकाल पाऊंगा। दूसरी चीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा कि जी इसको, अब मैं चले जाता हूं नेस्ले वाले कंसेप्ट पे पहले, फिर आपको दिखाता हूं नेस्ले पे ही। यही चीज मैं नेस्ले पे करता हूं, सेम चीज मैंने एफएमसीजी किया, मैंने देखा। अब देखता हूं मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने बुक वैल्यू के 11 टाइम पे है, वरुण बेवरेज 25 टाइम पे है, ब्रिटेनिया 40 टाइम पे है, गोदरेज 10, तो कुछ 10, 12, 15, और नेस्ले जो है 80 गुना। तो नेस्ले मुझे बहुत महंगा दिखता है एज कंपेयर टू, क्योंकि 20, 22, 25, 30 इस पे तो दिख रही है मुझे कंपनियां, लेकिन अगर वो 80 गुना है तो वो ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। ये एक कंक्लूजन निकलता है यहां से। फिर यहां पे देखना पड़ेगा, कहीं नेस्ले कॉर्नर वाला प्लॉट तो नहीं है, कहीं नेस्ले ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी उस कॉलोनी में प्लॉट 20 लाख रुपए गज वाले हैं, दिख रहे हैं मुझे सारे, ये नेस्ले ही क्यों 80 वाला है? तो कहीं ये कॉर्नर वाला प्लॉट तो नहीं, ऐसा हो सकता है। वो कॉर्नर वाला प्लॉट का कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, कि आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में फ्लैट्स के रेट कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्लैट होता है एक एंट्री पे कहीं पार्क पे, वो एज कंपेयर टू अदर फ्लैट वो सस्ता होता है। तो सेम वे कहीं वो सिचुएशन तो नहीं है। वो सिचुएशन कैसे होती है, किसी कंपनी के अंदर कोई मोट होता है, स्पेशल क्वालिटी होती है, उसकी वजह से वो अलग रेट पे ट्रेड होता है। वो मोट जैसे नेस्ले का है, मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग फीमेल हैं, एक मदर के बच्चे का जब जन्म होता है तो कभी नहीं पूछती कि जी नेस्ले का जो सेरेलेक है वो 300 रुपए का आ रहा है, देखो कोई सस्ता वाला तो नहीं है, पूछती नहीं। हाँ जी, सेरेलेक नंबर 1, सेरेलेक नंबर 2, सेरेलेक नंबर 3, सेरेलेक नंबर 4 घर में आता जाता है बच्चे। ये मोट, ये एक मोट है, ये एक क्वालिटी है जो क्रिएट कर दिया है नेस्ले ने। दैट इज द रीजन कि नेस्ले जो है एज कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनी आपको हमेशा महंगा मिलेगा। लेकिन वो महंगा है तो वो और महंगा होता जाएगा, वो आपको कभी भी नेस्ले आपको डाबर के रेट पे नहीं मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। ये आपको समझना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। हम तो थोड़ा एक ब्रीफ आपको समझाने की मैं केवल कंसेप्ट कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज, अब जैसे मैं नेस्ले को लगाता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्टडी करना बताया था कि पी को हम पास्ट से कंपेयर करते हैं, सेम वे हम 10 साल का बुक वैल्यू का भी कंपेयर करते हैं। ये देखिए मैं यहां गया 10 साल में, 15 साल में, पूरी लाइफ का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना लंबा स्टडी करोगे उतना अच्छा होता है। मैं यहाँ मोर पे गया और मैं यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू पे गया, तो मैंने देखा कि नेस्ले जो है जनरली अपने 34-35 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है, और आज जो है ये 80 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी बहुत महंगा है। अभी मुझे इससे दूर रहना है, अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं, जैसे सर ने कहा था आरवीएनएल, अगर मैं आरवीएनएल को ले लूं, आई डोंट नो कितना डेटा इसका अवेलेबल होगा, शायद ये नई कंपनी है जहां तक मुझे आइडिया है, फिर भी मैं देखता हूं, इसको मैं देखता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये जो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 होता है, और ये भी करीब 5 गुने पे है, तो मैं इससे भी दूर रहने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, मैं मारुति को देखता हूं, ऐसे ही मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज दीज आर नॉट रिकमेंडेशन एट ऑल, ये केवल जो मैं बता रहा हूं ये केवल स्टडी के पर्पज से बता रहा हूं, आप लोग सीखें इसलिए बता रहा हूं। अब मैं मारुति को देखता हूं कि मारुति जो है कितने टाइम ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होती है जनरली, तो मैं देखता हूं कि ये जनरली 4.8 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड होती है, और आज जो है 4.5 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी ये अपने रेंज में है, ये बहुत महंगी नहीं हुई है। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है कि आप ये नहीं सोचें कि नहीं जी केवल आपने देख लिया इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है तो महंगा है, ये कम है तो सस्ता है। नो डाउट जो ज्यादा है वो महंगा है, जो कम है वो सस्ता है, लेकिन क्या वो हमेशा महंगी रहने वाली चीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप बादाम को और आप मूंगफली से कंपेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बादाम को मूंगफली से कंपेयर नहीं करना, बादाम हमेशा महंगा होगा, मूंगफली हमेशा सस्ता होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू का कंसेप्ट है। क्या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है प्राइस टू बुक वैल्यू से लेके? किसी के मन में प्राइस टू बुक वैल्यू से लेके कोई क्वेश्चन है? एनी वन ऑफ यू?
जनरली बच्चे को है, जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बच्चे इस तरह से बैठते हैं तो आप लोग को अच्छा मोटिवेशन नहीं आता होगा। सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। तो आप कंपेयर कीजिए कि अगर आपके क्लास में बच्चे ऐसा करते हैं तो आपके मन में क्या उस समय होती होगी, सेम वही वैसा। सर ये कंसेप्ट आपने अच्छे से बताया, मुझे तो कोई डाउट मतलब कोई डाउट वाली चीज लगी ही नहीं, अच्छे से क्लियर कर दिया आपने ये वाला टॉपिक तो इस बात को आगे से ध्यान रखेंगे कि जब आपकी क्लास में बच्चे आपको रिप्लाई ना करें तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा और आपको वैसे ही पॉजिटिव लेना है। सर ठीक है। एक बात पूछना थी। सर वो स्टूडेंट होते हैं, हम यहाँ टीचर बैठे हैं आपके सामने। अरे सर हम लोग सब स्टूडेंट है सर। मैं तो अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मानता हूँ और हर नमस्कार समय सीखने की कोशिश करता हूँ। शिखा मैं, प्लीज शिखा जी। हेलो सर, सर। ये जो आपने बताया वो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन ये प्राइस अर्निंग रेशो का क्या करंट मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, जैसे करंट मार्केट प्राइस का प्राइस अर्निंग रेशियो पे फर्क पड़ेगा। प्राइस अर्निंग का करंट मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे जी, ही प्राइस चेंज होगा, प्राइस तो चेंज होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है। कल आपने बिल्कुल। किसी चीज का डिमांड कर दिया, आप खरीदने चले जाएंगे, कुछ लोग बेचने चले जाएंगे, तो डिमांड सप्लाई चेंज होगी और आपका प्राइस चेंज हो जाएगा। तो प्राइस का प्राइस अर्निंग रेशियो पे फर्क पड़ता है, प्राइस अर्निंग रेशियो का प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम सर करंट प्राइस मार्केट प्राइस देखते हैं ना, तो वो बहुत महंगा जब हमको दिखता है पर शेयर, हम उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। नहीं, तो आपको आज वही मैंने बताया कि करंट प्राइस को देखना है। देखिए, आप 10 रुपए वाले 10 शेयर खरीदें या 100 रुपए वाला एक शेयर खरीदें, बात बराबर होती है, क्योंकि आपका एक्चुअल में तो पोर्टफोलियो का ग्रोथ तो परसेंटेज में होना है। आपने 100 रुपए लगाए हैं, 10 शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो आपका पैसे ही परसेंटेज में। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शेयर कितने का है इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये ये होता है कि उसका सर पी हमको कितना है या पीबी कितना है। बिल्कुल ये आज पता चला कि शेयर करंट पर शेयर अगर हमें 500 का मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ओवरऑल जब पी रेशो और आपने बताया तो उसको देखकर वो एकदम कंपैरिटिव होता है। एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर मैं आप 65 लोगों में से एक आदमी को भी ये बात बता पाया तो मैं समझूंगा कि आज का मेरा ये सेशन सफल हुआ। हरिंदर जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं? क्यों सर? हाँ सर, इसमें एक चीज और बतानी थी। जैसे मैडम पूछ रही थी कि मार्केट प्राइस, तो पी इंटू ईपीएस अगर करेंगे तो मार्केट प्राइस होता है। अगर शेयर मार्केट शेयर का रेट उससे ऊपर है तो उस लेवल पे आएगा, उससे नीचे है तो उस तक जाएगा। ये एक पॉइंट भी हम जो है अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़े सर। सचिन जी कुछ कहना चाह ये रहे हैं? सचिन सचिन जी कुछ पूछना चाह रहे थे सर। जी, यस सर, सचिन जी बताइए। सर सर, जैसे अभी प्राइस टू बेस वैल्यू जो है अभी 4 है, आपने बताया कि उसके ग्राफिकल नोट उससे चेक करना है। जैसे मैंने सपोज 4.58 कर लिया कोई, ठीक है सर। आगे जैसे मैंने 1 साल बाद चेक किया तो वो सपोज 4.3 जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या इज इट गुड टू गो अगेंस्ट दैट? प्राइस टू और बुक सर वैल्यू की बात कर रहे हैं आप? यस सर, प्राइस टू बेस वैल्यू सर। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल लेमैन, मैं आपको लिटरेचर बता रहा हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना 1 के पास है, समझ लो वैल्यूएशन उसकी सही है। 1 से जितना दूर, 2 हो गया महंगा हो गया, 3 हो गया और महंगा हो गया, 4 हो गया और महंगा हो गया, 5 हो गया और महंगा हो गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अब कोई चीज 5 हो गई वो महंगी हो गई, लेकिन क्या वो जो 5 वाली चीज है उस तरह की सारी चीज 5 पे ही मिलती है? अगर 5-6 पे ही मिलती है तो महंगी नहीं है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा कि एक चीज जो गुड़गांव का जो प्लॉट है, अगर आप कहेंगे 100 गज का प्लॉट 1 लाख का होता है, सस्ता है, 2 का हो गया महंगा हो गया, 3 का हो गया महंगा हो गया। लेकिन अगर वो गुड़गांव का प्लॉट है तो वो 20 का होगा और वो 20 के आसपास का ही रेट है। तो आप उसको महंगा कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसी को मैंने कहा पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है सचिन जी, समझ पाया? ओके सर। ओके। ओके सर, एक नाउ बात और पूछेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक पर एक सर, हाँ एक बोलिए सर। क्वेश्चन होता है। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने प्राइस टू बेस वैल्यू बताया, जैसे 20 है, आगे 2 साल बाद भी 20 ही रहा, तो उसमें प्रॉफिट की चांसेस तो ज्यादा नहीं होंगे सर, नहीं, ऐसा कुछ सेल नहीं सर। करने के देखिए बाद? प्रॉफिट देखिए सर, मैं आपको फिर बता रहा हूं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस। अभी एक एग्जांपल बताता हूं। जितने गवर्नमेंट के शेयर हैं, जितने गवर्नमेंट के शेयर हैं, पिछले 1-1.5 साल में सारे के सारे 2 गुना 3 गुना हो गए। इफ यू गो थ्रू पीएसयू कंपनीज, इफ यू गो थ्रू जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, रेलवे कंपनी है, आपके जितने जितने भी आपकी ये खाद वाद से रिलेटेड कंपनी है, वो अब लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को क्या लग रहा है कि देखो जी, अगर हमने गवर्नमेंट कंपनी देखा कितना अच्छा प्रॉफिट था इसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको जितना चीज मैंने कल और आज में पढ़ा दिया ना,
अगर ये दो ही चीज को, कल और आज वाले को ध्यान रखते तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा नॉर्मल हुआ है। क्या नॉर्मल हुआ है? आपको एक लाइन में बता देता हूं। आप पिछले 10 साल में देख लेना, 10 साल में, अगर आप 1 साल में देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, 2 साल में समझ नहीं आएगा। 10 साल में ये सारी कंपनियों ने आपको 10% से ज्यादा CAGR दिया ही नहीं होगा। 10% मैं बता रहा हूं, आप कंपेयर कर लेना। 10 साल का किसी भी कंपनी जो अभी नई लिस्ट हुई है तो उसका डेटा है नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी उठा के देख लेना, 8-10% का आपका CAGR होगा। जितने भी ये बैंक भाग रहे हैं 3 गुना 4 गुना हो गए। अरे आपको क्या पता था कि किस दिन वो नीचे आएंगे, किस दिन ऊपर जाएंगे? आप तो खरीद के रख लेंगे 10 साल। अब उस 10 साल में 10 साल वो चले ही नहीं और 10वें साल वो 3 गुना हो गए, तो अल्टीमेटली तो आपको एवरेज रिटर्न ही तो मिला। लेकिन ये नहीं जी सर। समझ आती लोगों को। अचानक आपने कोई शेयर खरीद लिया और वो गलती से बढ़ गया तो आपको लगता है हाँ हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत अच्छे हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनियां अच्छी हैं, और आपने सारा पैसा अपने पब्लिक सेक्टर में लगा दिया। लेकिन आपको ध्यान रखिए, मैं 22 साल से इसी मार्केट में हूं, फिर अगले 10 साल तक वो ऐसे ही रुक जाएंगे, ऐसे ही रुक जाएंगी। कई बार होगा कि आप बेचना चाहेंगे, बिक ही नहीं पाएंगे। वो सिचुएशंस मैंने देखी हुई है। इसलिए अच्छी कंपनी को अच्छे रेट पे खरीदिए और खरीदते रहिए, खरीदते रहिए। यही एक तरीका है। आपको अच्छी कंपनी की पहचान होनी चाहिए और अच्छे रेट का पहचान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था थैंक जी आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर आपने कहा कि पी देखो, पीबी देखो, कोई कंपनी पी के टर्म में सस्ती दिख रही है लेकिन पीबी के टर्म में महंगी दिख रही है। दूसरा कंपेयर हो सकता है कि पीबी में तो सस्ता दिख रहा है कि मैं बाकियों से कंपेयर करता हूं या उसके पास से कंपेयर करता हूं पीबी को, तो मैं देखता हूं वो सस्ती है। लेकिन उसी कंपनी का जब मैं पी देखता हूं, चाहे पीएस कंपेरिजन करता हूं चाहे पास कंपेरिजन करता हूं, तो मुझे वो महंगी दिखती है। अब क्या करूं जी, ऐसी सिचुएशन आ गई। क्या ये मन में क्वेश्चन आया किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन है? नो सर, ऐसा तो नहीं आया सर। नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इसको देखिए, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अगर पी के टर्म में भी सस्ती दिख रही है, पीबी के टर्म में भी सस्ती दिख रही है, तो अच्छा है, वो यानी हमारे सिलेक्शन में आती है। अगर पी और पीबी दोनों के टर्म में महंगी दिख रही है, यानी वो हमारे रिजेक्शन में आती है। लेकिन अगर पी के टर्म में सस्ती और पीबी के टर्म में महंगी या वाइस वर्सा हो, तो क्या करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनियां 2 तरह की होती हैं। एक कंपनी जिसे हम कहते हैं न्यू एज कंपनी, और दूसरी होती है ओल्ड एज कंपनी। न्यू एज कंपनी क्या होती है और ओल्ड एज कंपनी क्या होती है, इसको समझना है। तो थोड़ा सा मैं, बड़ा रूड एग्जांपल होगा प्लीज, इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। एग्जांपल रूड है, लेकिन पता नहीं मेरे को यही एग्जांपल मैं शुरू से जब मैं क्लासेस दे रहा हूं तब से मुझे यही समझ में आता है। जब आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं या बहन की शादी करने के लिए जाते हैं, लड़का ढूंढते हैं कि हाँ जी किस बच्चे से, किस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करूं। अगर वो लड़का गांव में रहता है या शहर में रहता है, जो गांव वाले लड़कों के, जो लोग गांव में जाते हैं अपने बेटी की शादी के लिए, तो वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं खेत कितना है, ट्रैक्टर है कि नहीं, ट्यूबवेल है कि नहीं, ये सारी चीजें, भैंस कितनी है, गाय कितनी है उसके घर के, ये सारी चीजें देखी जाती थी जब गांव में देखा जाता था लड़का कैसा है। अब शहर में जाते हैं आप, तो क्या देखते हैं? लड़के का CTC कितना है, कितने, क्या कमाता है, किस कंपनी में काम करता है, क्या CTC। अगर आपने गांव में जाके लड़का ढूंढना शुरू किया कि CTC कितना है, तो आप अपने बेटी की या बहन की शादी कभी नहीं कर पाओगे। और अगर आप शहर में जाके ढूंढना शुरू किया कि इसके पास खेत कितने हैं, भैंस कितनी है, ट्यूबवेल है कि नहीं है, तो आप उस बेटी की, बच्ची की शादी कभी नहीं कर पाओगे। क्या ये सही? लांबा जी बताइए। उचित है सर। उचित है। पेयर्स में ही सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा है। तो सेम आपको देखना है, जब आप कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको देखना है कि वो न्यू एज कंपनी है या ओल्ड एज कंपनी। ओल्ड एज कंपनियां क्या होती थी, अगर मुझे एक कंपनी सेटअप करनी है तो मुझे खूब बड़ा लैंड लेना पड़ता था, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब लगा के कंपनी सेटअप होती थी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, VIP ले लो, बाटा ले लो, कोई स्टील कंपनी ले लो, कोई सीमेंट कंपनी ले लो, कोई रेलवे कंपनी ले लो, कोई शुगर कंपनी ले लो, कोई बैंक ले लो। इन सब के लिए आपको खूब सारे एसेट्स की जरूरत होती थी, तभी वो कंपनियां सेटअप होती हैं। ये होती है ओल्ड एज कंपनी। न्यू एज कंपनी क्या होती है? आपने एक ऐप बनाया, बैठ गए, कह दिया जोमेटो। अब न लैंड है, न मशीनरी है, न फर्नीचर है, कुछ नहीं है, बस एक ऐप है, आपके कुछ एम्प्लॉइज हैं, कहीं आपने रेंट पे एक जगह ले ली है, वहां पे काम हो रहा है। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है,
जोमेटो है, पेटीएम है, ये सारी न्यू एज कंपनी है, ध्यान रखिए। तो जो न्यू एज कंपनी है वो लड़का है जो शहर में रहता है, और जो ओल्ड एज कंपनी है वो लड़का है जो गांव में रहता है। तो जो गांव में लड़का रहता है वहां पे आप एसेट्स देखते हैं, एसेट्स यानी बुक वैल्यू देखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ओल्ड एज कंपनी। और जो न्यू एज कंपनी है वो लड़का शहर में रहता है, वहां तो एसेट्स होंगे नहीं, यानी बुक वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती। वहां पे आप उसकी क्या देखेंगे, अर्निंग देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग, सीटीसी देखेंगे। तो न्यू एज कंपनी में हम पी देखते हैं और ओल्ड एज कंपनी में हम पीबी देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। कोशिश तो दोनों का करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो देखना है। अब कुछ एक तीसरी तरह की कंपनियां आ गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो न्यू एज और ओल्ड एज की मिक्सचर सी हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक कंपनी है एशियन पेंट। आप लोगों को लगता होगा कि एशियन पेंट एक पेंट बनाने वाली कंपनी है, ओल्ड एज कंपनी है, मशीन है। नहीं जी, जो एशियन पेंट को जानता है, एशियन पेंट की वैल्यूएशन क्यों है, क्योंकि एशियन पेंट की टेक्नोलॉजी, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, डेटा है जो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उनके थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो उनका जो सर रामायण कितने बजे आनी है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत अच्छा है। उनको ये पता है किस एरिया में किस पेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, और पता चलता है कि उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बेस्ट है इन द वर्ल्ड। उनके स्टोर वाले, आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो एशियन पेंट बेचता है उसको इन्वेंट्री रखने की जरूरत, उसको जरूरत ही नहीं है, जो अपने स्टोर में उसके पास है वही बेच रहा है, उसको कहीं गोदाम बनाने की जरूरत नहीं होती, उनका माल तुरंत सप्लाई होता है। तो उनका इंडिया में जो सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर आया जो डेटा को एनालिसिस करता है वो एशियन पेंट लेकर आया। मैं कमर्शियल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को इग्नोर कर रहा हूं, कंपनियों की बात कर रहा हूं। तो उनके पास डेटा है किस एरिया में, उनके पास इस तरह की सर्विस है कि अगर आप लो लेवल के हैं तो आप उनका ट्रैक्टर खरीद लीजिए, अगर आप मिडिल लेवल के हैं तो आप उनका प्रीमियम खरीद लीजिए, अगर आप हाई लेवल पहुंच गए तो आप उनका रॉयल खरीद लीजिए। इस तरह का उन्होंने कुछ सिस्टम बना रखा है। तो नाउ उन्होंने एक ओल्ड एज एंड न्यू एज का एक मिक्सचर बना दिया। आई एम नॉट सेइंग कि उस कंपनी को जाके करें आप खरीदना, मैं आपको बता रहा हूं। तो जब यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन हो तो आपको पीबी दोनों को देखना चाहिए, लेकिन जनरली आपको ओल्ड एज कंपनी में पीबी को इंपॉर्टेंस देना है, न्यू एज कंपनी में पीई को इंपॉर्टेंस देना है, तो आप सही कंपनी को खरीद पाएंगे सही समय पे। अदरवाइज अगर आप ओल्ड एज कंपनी में पीई देखना शुरू कर देंगे और न्यू एज कंपनी में पीबी देखना शुरू कर देंगे तो आप सही वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो पी और पीबी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं वैल्यूएशन करते समय। एक चीज और, सही रेट की जब मैं बात करता हूं तो एक चीज आपको और देखना है कि अगर कभी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के चार्ट में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मान लो IRCTC, कभी भी लेट मी IRCTC, कभी इसे कहते हैं एबनॉर्मल रन। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, एबनॉर्मल रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस कभी भी किसी कंपनी के चार्ट में अगर आपको एबनॉर्मल रन दिखे, एबनॉर्मल रन होता है व्हेन चार्ट इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। प्लीज इसको ध्यान से रखें। ये देखिए, अगर इस चार्ट को देखें, अगर चार्ट में कभी भी एबनॉर्मल रन दिखे तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, या तो आपका प्राइस क्रैश करेगा या उसी रेट पे कई साल तक यानी उसमें करेक्शन होना है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन होगा या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा। अगर आपका कोई कंपनी 5 गुना हो गई और उसके बाद 15 साल तक चली ही नहीं तो बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पैसा फंसा रह जाएगा। एबनॉर्मल रन कभी भी दिखाई दे चार्ट में, कभी भी एबनॉर्मल रन, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो हैप्पीएस्ट माइंड, ये देखिए, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत सारे होंगे सरकारी कंपनियां, तो यहां देखिए, ये एबनॉर्मल रन था, ये एबनॉर्मल। जब भी आपको चार्ट में एबनॉर्मल रन दिखे, एबनॉर्मल रन का होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब तक आपका चार्ट ऐसे जा रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, 40 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, 65 डिग्री के एंगल पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा बाकी चीजें। लेकिन जब आपका
चार्ट जो है 90 डिग्री के एंगल पे चलने शुरू हो जाए, 85 डिग्री के एंगल पे चलना शुरू हो जाए, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपका पैसा फंसेगा, आप परेशान सर होंगे। जैसे अभी किसी भाई ने मुझसे पूछा, सॉरी मैं RVNL, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ना डेटा है बहुत ज्यादा। आज के 2 4 5 10 साल बाद कभी हम बात करेंगे, तब मैं इसके बारे में बात कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको एग्जांपल नहीं दे रहा था, मैंने उनसे हाथ जोड़ा था। सर लेकिन चार्ट में जब एबनॉर्मल रन दिखने लगे तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये 300 से फिर 150 आएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये हो रहा है ये इकोनॉमिकली वाइबल सिचुएशन नहीं है ही नहीं। ये आप मुझे एक कंपनी दिखा दें, एक कंपनी, और मैं इंडिया की नहीं कहता हूं, वर्ल्ड की बात करता हूं, जिसमें ये जो रन है ये 2 4 5 साल 10 साल के लिए वाइबल होता ही नहीं। आज ये जा रहा है, कल को ये 300 जाए, 400 जाए, 500 जाए, 600 जाए, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा ये कहां तक जाए, और वो कहां पे जाके फंसेगा ये किसी को नहीं पता। कहां पे जाके रुक जाएगा, आप बेचना चाहेंगे बेच ही नहीं पाएंगे, या तो पता चलेगा लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया, या कुछ कुछ ना कुछ होता है, और आदमी या वहां पे पता चलेगा अरे अभी तो रुका है, ठीक है, ऐसे करते करते आपके 5 साल उसी में फंस जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपका पैसा 1 महीने में डबल हुआ है या 2 महीने में डबल हुआ है, वो 5 साल तक उसी रेट पे रह गया, तो अल्टीमेटली 5 साल में डबल हुआ, तो बात तो बराबर ही हो गई, बात तो बराबर ही हो गई जो नॉर्मल रन पे होता है। तो एबनॉर्मल रन जो होता है वो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी किसी भी चार्ट में कोई भी चार्ट अगर आप देख लेंगे, टीटागढ़ वैगन, सर आई हैव अ डाउट। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपका डाउट ले लूंगा। टीटागढ़ वैगन, ये देखिए, दीज आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं जी, हुआ कुछ नहीं है। आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, किसी को पता तो था नहीं ना कि इसी दिन चलना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये एक नॉर्मल सा रन है, ये नॉर्मल अल्टीमेटली या तो एबनॉर्मल रन से पहले वो कुछ नहीं करेगा 10 साल, या एबनॉर्मल रन के बाद कुछ नहीं करेगा 10 साल। अल्टीमेटली वो 10 साल तक 15 साल, क्योंकि आपको कंपनी उतना ही कमाएगी जितना उसके रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, जितना उसके प्रॉफिट में ग्रोथ होगा। तो अगर पिछले 10 साल में नहीं ग्रो हुआ है तो आगे जाके कहीं 1 साल 1.5 साल में उसको कवर करेगी, या अगर 1 साल 1.5 साल में बहुत तेजी से ग्रो कर गई है तो अगले 10 साल तक वो वही रुक जाएगी होना अल्टीमेटली। अब क्या आप इतने एक्सपर्ट हैं कि जिस दिन वो ऊपर ऐसे बढ़ना शुरू करेगी उस दिन आप एंटर कर जाएंगे, और जिस दिन वहां पे रुक जाएगी उसी दिन आप एग्जिट कर जाएंगे? इन सब चक्करों में जो पढ़ने की कोशिश करता है, मैंने वॉरेन बफेट जी को पढ़ लिया, मैंने रामदेव अग्रवाल को पढ़ लिया, मैंने विजय केडिया को पढ़ लिया, मैंने सबको पढ़ लिया, सब यही कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, ये एक लॉटरी का टिकट है, आपने 10-20 टिकट लिए, कोई एक लग गई या 2 लग गई तो ठीक है, उसी को आप गाना गाए, कोई स्क्रीनशॉट पे डाल दे, कोई पता चला है कि टेलीग्राम पे डाल दे, कोई ट्विटर पे लिख दे हाँ मेरा ये देखो 3 गुना हो गया। आप उससे पूछो कि उसने अपने पोर्टफोलियो का कितने % पैसा उसमें लगाया था। सपोज मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें मैंने 5,000 किसी एक शेयर में लगाया, वो 4 गुना भी हो गया, और उसके बाद तो अगर मुझे पता होता 4 गुना होता मैं पूरा 2 लाख ही उसमें लगा देता, ऐसा मैंने किया ही नहीं। तो वो 4 गुना भी हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो में फर्क क्या पड़ा, आपके जीवन में फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसलिए वो सब सोचने की चीजें हैं, उन चक्करों में ना पड़ें। कोशिश करें कि आप अपने पोर्टफोलियो को, आगे आगे हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो का डिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। लेकिन इस एबनॉर्मल रन के चक्कर में कभी ना पड़े। आपको नॉर्मल रन देखना है, आपको नॉर्मल ग्रोथ देखना है। लीनियर ग्रोथ जो होता है वही सस्टेन करता है और वही आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। एबनॉर्मेलिटी से कभी आप वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। नाउ आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने कल भी देखा था 65 के आसपास लोग थे, मेरे पास कुछ 22 के आसपास फीडबैक आए थे। मैं चाहता हूं कि अगर आपको गलत लगा, खराब लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वो भी फीडबैक में लिख दें कि सर, लेकिन फीडबैक जरूर दें, जो ग्रुप पे जरूर लिखें इस सेशन आपको कैसा लगा। सर मुझे एक डाउट है। मैं एक एक करके दे पाऊंगा। पीके जी आप हाँ अपना सर, पूछिए। मुझे एक डाउट है सर इसमें। यस सर ये प्लीज। जो आपने अभी सर जो चार्ट की